नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, रंगमंच का एक जाना-माना नाम, ड्रामा डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में पटियाला में प्रोफेसर रह चुकी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी हैं। बहुत से नाटक उन्होंने लिखे हैं, अभिनय किया है, डायरेक्ट किए हैं रंगमंच, टेलीविज़न और सिनेमा के लिए। एज़ अ प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत से रंगमंच, टेलीविज़न और सिनेमा के कलाकारों को ट्रेन किया है। मैं स्वागत करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर नवनिंद्र बहल जी का। मैम बहुत-बहुत स्वागत हमारे शो में आने के लिए। Thank you so much, Kajal. Thank you. We are privileged to have you here, ma'am. We are really privileged to have Same you here, here. same here. मैम जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि आजकल जैसे थोड़ा सा मायूसी भरा एटमॉस्फेयर है, लाइव परफॉर्मेंसेज अगर होंगी तो कोविड के डर के कारण ऑडियंस शायद ना मिले, तो कहीं ना कहीं मायूसी है। तो हमारे शो को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो यंग थिएटरिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो लाइफ की जर्नी रही है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि कला का रास्ता जो है वो आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा हुआ है। तो मैं यही चाहूंगी कि जैसे हम अक्सर पूछते हैं मैम, आपका जो सफर रहा है रंगमंच में और कला के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी वो आप हमसे साझा करें। शुक्रिया काजल, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। पैंडेमिक की वजह से माहौल उदासीन है, पर एक खुशनुमा बात इस दौरान ये हुई कि हम लोग अपने अपने काम में बिजी थे, थिएटर करते थे, फिल्म करते थे, टेलीविजन करते थे, पर आपस में बातचीत करने का, कोई संवाद का कोई मौका नहीं बन पाता था। अभी हम एक दूसरे को पहचानने जानने की कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी ठहर तो गई है, पर एक दूसरे को जानने समझने की ये जो प्रक्रिया शुरू हुई है, बहुत बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया पे ये एक्टिविटी को देखकर मुझे एक तरह से बहुत अच्छा भी लगा और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस मौके पे मुझे अपनी जिंदगी के कुछ पहलू, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। ये यहाँ तक कि मैं खुद अपनी जिंदगी के सफर को पीछे मुड़कर शुरू से देखने की कभी कोशिश नहीं की थी। आपने मेरे लिए प्लेटफॉर्म दिया, मुझे तो पीछे झांका, लगा कैसे जिंदगी चलती है। जिंदगी प्लान की जाती है या जिंदगी अपनी चाल खुद चलती है। बहुत से हम में से ये लोग कहते हैं कि हमने पहले तय किया था, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे लगता है जिंदगी अपने रूप अनेक लेकर वक्त वक्त पे, समय समय पर, हर एक पड़ाव पे हमें एक नई दुनिया, नया संसार हमारे सामने खोलती है। बचपन में मेरे पिता नाटककार थे, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नाटककार थे। मेरे घर में माहौल रंगमंच का था। मेरी माँ अदाकार थी और बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में मैंने उनके नाटकों में काम किया। 1 साल की उम्र में शायद मुझे स्टेज पे गोदी में चढ़ के जाने का मौका मिला किसी पात्र की, किसी एक्टर की। तो तब से ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, क्या दिशा ली, क्या रूप लिया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। इतना ही पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ये पाती हूँ कि जो बचपन की यादें हैं, उनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट याद मुझे रंगमंच से जुड़ी हुई आती है, वो शायद मैं 8, 9 या 10 साल की रही होंगी। अपने पिता के एक नाटक में एक रोल कर रही थी। बच्चे का कैरेक्टर था, मेल चाइल्ड। तो फ्रॉक पहन के रिहर्सल करती थी तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, रोने लग जाती थी, कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना है, ये नहीं करना है मुझे। तो मुझे लालच दे के मैं उन्हें कहती थी, अच्छा मैं वहां पे कर दूंगी, मुझे रिहर्सल मत करो। किसी तरह से
रिहर्सल्स वो करवाते रहे मुझसे, और जब पेशकारी का वक्त आया तो अचानक क्या हुआ कि जब मेरे कपड़े बदल दिए गए, मुझे वो शर्ट और निकर पहना दी गई और मेरे बाल ऐसे ऊपर बांध के लड़कों की तरह वो कर दिया गया, तो मैं जैसे मेरी शख्सियत एकदम से बदल गई, मेरा रूप बदल गया, मुझे भूल गया कि मैं लड़की हूँ। मैं मंच पे गई, अपने डायलॉग तो बोले ही, साथ में मैंने ऑडियंस को देखा, ऑडियंस का रिस्पांस देखा। वो मेरे, क्योंकि बच्चा थी तो थोड़ा सा ऑडियंस भी एंजॉय कर रही थी, तो उन्होंने क्लैपिंग की, क्या रिएक्शन थे मुझे नहीं पता। मैं जितना करना था उससे ज्यादा थोड़ा सा और ड्रामेटिक होके करने लगे उसे। और जैसे बच्चा वो बिगड़ जाता है ना, तो आप उसको रोको तो और ज्यादा करता है, तो उस तरह से मैंने करना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता वो मैंने कैसे रोल किया, मैंने अच्छा किया बुरा किया, बस इतना याद है कि जब नाटक खत्म हुआ तो चंडीगढ़ में शो हो रहा था, तो उस समय के गवर्नर विद्या अलंकार जी थे, वो मंच पे आए और बोले उस बच्चे को बुलाओ। और उन्होंने, ये 1960 की बात होगी, 100 रुपए अपनी जेब में से निकाल के मुझे दिया। 100 रुपए की बहुत अहमियत होती थी, महीने भर की सैलरी होती थी बहुत लोगों की। तो वो मोमेंट शायद कर गया, कहीं कहीं ऐसा छाप छोड़ गया अपनी, कि मुझे वो जो जादुई दुनिया है, वो जो एक असलियत के परे की असलियत की दुनिया है, वो बहुत खूबसूरत शायद लगने लगी। शायद अब पीछे देखती हूँ मुड़ के तो लगता है कि शायद वो अच्छी लगने लगी। कि मैंने घर जाती थी, जब रिहर्सल नहीं हो रही होती थी तो आसपास के पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कहानियां सुनाने लगती थी। तो एज ए नरेटिंग स्टोरीज जैसे वाज लाइक कमिंग वेरी वेरी नेचुरल टू मी। और वो ऐसे आंखें गड़ाए मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते थे, ऐसा रिस्पॉन्स होता था उनके, तो मुझे लगता था ये मुझे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और अगले दिन फिर मुझसे पूछते आगे क्या हुआ, अभी आगे सुनो। मैं जो पढ़ती थी, अगर मैं जासूसी नावल पढ़ रही हूँ 9th क्लास में, तो जलती सिगरेट की कसम एक कोई नॉवल था, वो नॉवल में पढ़ा तो मैं वो भी जाकर उनको इनेक्ट करके बताने लगी कि कैरेक्टर ऐसे करता, ये किया उसने, फिर उसने ऐसे किया, ये किया। तो वो इतने ध्यान से मुझे सुनते थे। फिर हमें फिल्म देखने की इजाजत नहीं थी, तो जो फिल्म कोई देखी, तारे जमीन पर, जमीन के तारे, तारे जमीन पर नहीं, जमीन के तारे, डेजी ईरानी और हनी ईरानी उसमें रोल कर रहे थे, और एक दोस्ती फिल्म, तो उनके सीन्स में उन बच्चों के सामने इनेक्ट करती थी। कभी गाना कोई, जब मैं इजाजत मिली फिल्म देखने की, 9th में फिल्म देखी, तो कहानी आके सारे बच्चों को इकट्ठा करके, अपने बहन भाइयों को, आस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करके उनको पूरी फिल्म की कहानी सुनाने लगती थी। तो ये कब कैसे आ गया, मेरे फादर ने को समझ में आ गया कि शायद इसमें ये रुचि है इस तरह की, तो उन्होंने मुझे कॉन्शियसली ग्रूम करना शुरू किया। उन्होंने मुझे वो एक थिएटर ग्रुप जो वो रन करते थे उसकी तरफ से वो साल में 1-2 फंक्शंस करते थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम भी कोई नाटक तैयार कर लो। तो गली के बच्चों को इकट्ठा करके मैंने उनके साथ घी का पीपा नाम का एक नाटक इम्प्रोवाइज किया, तैयार किया। उसका रिस्पॉन्स, शरारत करते हुए इस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले, वो और इनकरेजमेंट हुई। तो करते करते स्कूल में, कॉलेज में, दिस थिएटर, मोनो एक्टिंग, पोइट्री रेसिटेशन, डिबेट्स, ये सारी चीजें लाइक मेरी कॉलेज की लाइफ और स्कूल की लाइफ का हिस्सा बनी। और इतनी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती थी, स्पोर्ट्स में भी करती थी, आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर, खो खो प्लेयर, पर साथ में थिएटर का तो जैसे जुनून था। मुझे नहीं पता कैसा जुनून था, क्योंकि अभी मैं नहीं जान सकती कि बच्चे की मनोस्थिति उस वक्त कैसी होती है, पर मैं, मेरे फादर, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होता था पंजाब में, कोई भी ऐसा शहर नहीं होता था जहां उनके नाटक नहीं हो रहे होते थे। वो इतने पॉपुलर प्ले राइट थे अपने जमाने के।
तो हमारे स्कूल कॉलेज में भी उनके प्लेज होते थे, तो वो खुद रिहर्सल करवाने चले जाते थे। सैटरडे को वो रिहर्सल हफ्ते में 1 दिन करवाते थे, बाकी मैं टेक ओवर कर लेती थी। तो इस तरह से दिस थिएटर बिकेम पार्ट ऑफ माय लाइफ slowly. And I started, my father like used to write something and I was his first reader always. सुबह सुबह उठा के मुझे बताते थे कि ये मैंने लिखा है, ये पढ़ो बताओ कैसा है। तो responses, we used to have very intimate talk with each other. तो मुझे लिटरेचर पढ़ने का शौक हुआ, ये खुद लिखने का, पोइट्री रेसिटेशन डिबेट्स के सब्जेक्ट्स में खुद लिखा करती थी। मेरे फादर मेरी उसमें हेल्प नहीं करते थे, आइडिया बताते थे, डिस्कस करते थे। He said, "Okay, now you write it in your own expression, in your own language." मैं ग्रेजुएशन में थी तो कोई एक डेली न्यूज़पेपर था, उसमें मेरा एक रेगुलर कॉलम छपता था चिड़ियों का चंबा नाम से, जिसमें जो एम्बिशियस विमेन है उनकी इंटरव्यू जैसे आप अभी कर रही हैं, उस वक्त प्रिंट मीडिया था, तो वो मैं हर हफ्ते एक इंटरव्यू जो है उसमें छापा करती थी अपनी। तो इस तरह से जब कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज कलर, यूनिवर्सिटी कलर ये सब मिलने लगे तो शायद कहीं से उत्साह बना, शायद कहीं से मुझे लगा कि मैं कुछ ठीक कर रही हूँ। तो उस सारे प्रोसेस के दौरान एक दिशा शायद मेरे लिए तय होती गई, और वो दिशा जो थी उस दिशा में मैं अपने आप चलती गई। बीच में मेडिकल, प्री मेडिकल भी किया मैंने, लगा मुझे शायद डॉक्टर बनना है, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बनना क्या है, पर ये काम की रुचि जो थी इसको मैं सबसे ज्यादा मन से करती थी इस काम को। इसमें तो ऐसा लगता था जैसे मुझे कई के दिन खाना ना दो, सोने को ना दो, मैं ये करती रहूं तो मुझे अच्छा लगता। फिर मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मेरे फादर को भी पता चल गया कि ये और कुछ नहीं कर सकती, तो आई वेंट इनटू दिस ग्रेजुएशन विद सिंपल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, इन सब के साथ देन पोस्ट ग्रेजुएशन इन लिटरेचर। उस दौरान मैंने थिएटर के बारे में किताबें पढ़ी, मोहन राकेश को पढ़ा, और पंजाबी राइटर्स में अमृता प्रीतम वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मोहन राकेश वाज लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट, दिन रात पढ़ती थी। फिर मेरी जॉब लगी तो कॉलेज में भी कल्चरल एक्टिविटीज, और आई वाज एक्सपोज्ड टू, I was teaching in a remote college and I was exposed to very raw and grassroots type talent there. वो लोग जो कहीं बाहर एक्सपोज नहीं थे पर अपने रीजन के कल्चर और उसकी इतनी जानकारी रखते थे, इतनी पहचान थी, तो उसको इस्तेमाल करके उनके फोक डांसेस और प्लेज के सब्जेक्ट उस तरह से कॉलेज में हुए, किए मैंने, एंड दे वर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड। तो मुझे अच्छा लगता था देख के बड़ा कि ये हमारा फर्स्ट आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इसको पहचान मिल रही है, लोग इसके बारे में बात कर रहे, तो फेल्ट गुड सम एक्सटेंट। देन इट वाज माय डेस्टिनी, क्योंकि मैं किताब एक लिख चुकी थी रंगमंच के ऊपर, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिसर्टेशन भी थिएटर के ऊपर था, तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग पोस्ट निकली, मुझे जॉब ऑफर हुई, मैंने ज्वाइन किया। तो वो जो इस बीच मैं अपने फादर के थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ के बहुत से कॉम्प्लिकेटेड प्लेस जो हैं वो मैंने अटेम्प्ट किए, कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स अटेम्प्ट किए, जैसे देयर वाज मूक संसार, अतीत की परछाइयाँ। अतीत की परछाइयाँ प्लेराइट आकाशवाणी अवार्ड ले चुका था, 14 जुबानों में ट्रांसलेट हो चुका था। इनके सब्जेक्ट्स के कहीं औरत जो है 5 साल पहले शादी करके अपने बच्चे को मार के जहाँ से गई है, 5 साल बाद वहीं आके वो रीलिव कर रही है अपनी लाइफ को, वाज वेरी डीपली
सेंसिटिव एंड ट्रेजिक कैरेक्टर, जिसके जो इतना लेयर्ड था कि उसको जीने में और मूक संसार was also like that a woman who is a girl who is not beautiful, who has not a good face, her mother falls in love with some young boy and that boy loves this girl, and I was playing that girl. She sees her mother having an affair with her boyfriend, and उन तीनों के बीच में जो अजीब सा रिलेशनशिप है उसकी लेयर्स को पकड़ना, ये सब मैं कर रही थी। कहीं डीप ख्वाहिश मेरे अंदर थी एक एक्टर बनने की, मुझे तब पता नहीं था, सबकॉन्शियस लेवल पे थी। दो आई वाज नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल, आई डिडंट हैव अ हाइट जो एक अभिनेत्री से दरकार की जाती है, आई डिडंट हैव अ प्रॉपर वॉइस जो एक एक्ट्रेस का जो है, जो एक्टर के मेन टूल्स हैं उनमें से मेरे पास कुछ नहीं था। उसके बावजूद somewhere I didn't bother about anything at all. I just wanted to do it and I created opportunities for myself. Consciously नहीं कर रही थी, आज जब वापस देखती हूँ मुड़ के तो ये सोच रही हूँ कि शायद ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि मैं भाई एक्ट्रेस मटेरियल नहीं थी। मुझे क्या मिलता था, मेरे मन को शांति मिलती थी, मेरे अंतर्मन को कहीं सुकून मिलता था, या मुझे कहीं मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था, वो आज भी मेरे लिए पहेली है। मैं समझ नहीं पाई हूँ कि लोग बोलते भी थे, बोलते भी होंगे। मैं 4-4, 5-5 इंच की हील पहन के स्टेज पे साड़ी पहन के जाती थी ताकि मेरी हाइट लंबी लगे, स्विच पहन के ऐसे कटे बालों का ये वो करके आई ट्राई टू बिकम लाइक लुक लाइक अ हीरोइन, बट समवेयर आई डोंट नो कि मुझे लगा कि नहीं लगा कि भाई मुझे ये छोड़ देना चाहिए, शायद मुझे नहीं लगा। और क्या जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए सिलेक्ट की गई थिएटर का सब्जेक्ट, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, एक्टिंग, डायरेक्शन, क्राफ्ट, लिटरेचर, एंड आई वाज टेकिंग क्लासेस लाइक किसी भी तरह से बैठ के किसी भी सब्जेक्ट पे मैं बात कर सकती थी। इस तरह से मैंने शायद लिटरेचर पढ़ के या इस तरह से कहीं से अपने आप को तैयार किया, मुझे नहीं लगता मैंने तैयार किया, वो नेचुरली शायद आ रही थी मुझे। और वहाँ मेरा प्रोसेस शुरू हुआ क्योंकि मैंने कोई कन्वेंशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी थिएटर में, मेरे घर में थिएटर का माहौल था, तो वो जो एक थिएटर के पैशन की स्टेज होती है वो मेरे साथ थी, तो पैशन वाज कंपनसेटिंग फॉर ट्रेनिंग। That is why I think I could take up this field because it was my passion only. I wanted to do this. मुझे कुछ और करना था या नहीं करना था ये मुझे नहीं मालूम था, पर मुझे ये करते हुए इतनी खुशी, इतना खूबसूरत अंदर से महसूस होता था जैसे मुझे दुनिया मिल गई हो, तो मैं ये करना चाहती थी। तो मैं इससे अपने को पीछा इससे छुड़ा नहीं सकी, सब कुछ लोगों के कहने के बावजूद। तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरा जो लर्निंग प्रोसेस है, जो प्रोफेशनल थिएटर, इससे पहले 4-5 साल मेरे फादर मुझे हर वीकेंड पे दिल्ली लेके जाया करते थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्लेज देखने के लिए। I saw Alkazi's plays, I saw Nasir, Rehna, Surekha Sikri, Uttara Baukar, Om Puri, all these performing. Om Puri was an actor of my father's plays also. He belonged to Patiala, and Raj Babbar also belonged to Patiala, and we knew them before they left for Mumbai. तो उनके प्लेस देखने के लिए NSD जाते थे, तो समझ में आता था कि दिस इज द डिसिप्लिन, ये थिएटर डिसिप्लिन है, ये इस तरह से होता है। और जो हम कर रहे थे वो थोड़ा उस तरह से नहीं कर रहे थे, हम रॉ अमेचर थिएटर कर रहे थे। और उन दोनों
के एक्सपोजर से जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे एक स्टेज मिली, एक स्पेस मिला, एक माहौल मिला, और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करते करते खुद उनसे भी सीख रही थी और उन्हें भी सिखा रही थी। वो मुझसे सीख रहे थे, मैं उनसे सीख रही थी। तो तब मैंने जो जितने क्लासिक्स हैं थिएटर के, आरजे आनंद का दलदल, मुखपादर सरकार का बाकी इतिहास, पगला घोड़ा, विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है, सखाराम बाइंडर, देन वेस्टर्न प्लेज ऑल्सो, आइनेस्को का द चेयर्स, ये सारे प्लेज मैंने 74 में 24 साल की उम्र में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। 74 से लेके 80 तक मेरी ये जर्नी 5-6 साल की रही कि मैं ये सब नाटकों को पढ़ के अपने विद्यार्थियों के साथ इसको डिस्कस करके, इसकी परतें पकड़ पकड़ के, इसकी लेयर्स को निकाल के, इनके पात्रों को समझ के, इनके सब्जेक्ट्स की रेलेवेंस को समझ के, इनको मंच पे कैसे उस तरह से जिंदा किया जाए कि ये एक प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप की प्राप्ति लगे, ये लगे कि ये मैं नाटक की एक भाषा को समझने और जानने की कोशिश कर रही थी। अभी मैंने अपनी थिएटर लैंग्वेज इवॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं थिएटर लैंग्वेज की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रही थी। तो 80s तक देयर वर पीपल, माय स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम वर सो इंटेलिजेंट, जिनके साथ मेरा जिंदगी भर का रिश्ता बना, जो इस सफर में मेरे साथ रहे, जिनके साथ सुबह से लेकर रात तक प्ले रीडिंग्स करते हुए पता ही नहीं चलता था कब दिन बीत जाता है, और उनके साथ रिहर्सल्स करते हुए, इम्प्रोवाइजेशंस करते हुए, तो somehow I got a little bit of clarity in my vision. अभी मैं बोलती जाऊंगी, आप सवाल पूछिए, मैं बोलने को बोलते जाऊंगी। तो मेस्मराइज, लेकिन सबसे जरूरी जो मुझे लगा है, जो बहुत जरूरी बात, आपका सफर इतना इंस्पिरेशनल रहा है, जो अगर जितने भी यंग परफॉर्मर्स हमें अभी देख रहे हैं या ऑफलाइन देखेंगे, सबसे जरूरी चीज जो क्रक्स है वो सबसे जरूरी है कि आपके सामने अगर आप में डेडिकेशन हो, आप में एक ऑनेस्टी हो, एक जुनून हो, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती। कोई भी रुकावट, अगर आपने शिद्दत हो कुछ करने के लिए, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। या आपकी जर्नी में जो आपने ये बात कही, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपसे जी बोलिए। काजल, बात ये है कि आपको पता नहीं चलता कि आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, आप रियलाइज नहीं करते क्या आ रहा है। अगर आप में जुनून है, अगर आप में पैशन है, तो आप अपने राह पे चलते जाते हो, आप उन रुकावटों को रुकावट नहीं समझते, वो भी एक चैलेंज बन जाता है, आप कॉन्शियसली उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इट कम्स एंड यू जस्ट वांट टू ओवरकम इट, इट कम्स नेचुरली टू यू। 80s के पीरियड में ये सब करने के बाद जब मेरा विजन थोड़ा सा क्लियर हुआ, मुझे पता लगा दुनिया में क्या हो रहा है, थिएटर की दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह के नाटक हैं, किस तरह का थिएटर है, किस तरह का के विजनरी लोग हैं हमारे पास। तो मैंने धीरे धीरे 80s 90s में फिर उस सबको शायद कहीं असिमिलेट किया, कॉन्शियसली कुछ नहीं किया। नाउ आई वांटेड टू डू माई, ये प्लेस भी मैंने स्टेज किए विद्यार्थियों के साथ जो पहले वाले। इसके बाद जो मैंने खुद नाटक डायरेक्ट करने की तरफ शुरू किया अपना सफर, विद्यार्थियों के साथ काम करते थे, क्योंकि मेरे सामने विद्यार्थी ऐसे थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के आसपास के जितने गांव हैं, जितना रूरल एरिया है, वहां के विद्यार्थी वहां एडमिशन लेने आया करते थे। तो आई हैड दैट रूरल टैलेंट, रॉ टैलेंट, जिनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था, थिएटर क्या होता है कुछ मालूम नहीं था, बट दे वर बंडल ऑफ टैलेंट। तो उनके सामने मैं अगर खामोश अदालत या सखाराम बाइंडर करती हूँ, जो मैं पहले कर चुकी थी अपने लर्निंग के प्रोसेस के दौरान अपने विद्यार्थियों के साथ कुछ हद तक,
एक इंटीमेट हमारा स्टूडियो है उसमें कर चुकी थी, बट नाउ आई वांटेड टू हेल्प माय स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम दोज रूरल बैकग्राउंड्स, जो यहाँ से बाहर निकल के अपना एक थिएटर उसार सके, बना सके, और अपनी एक थिएटर का रूप जो है उसको समझ के अपनी तरह का थिएटर कर सके, अपनी तरह की सोच से मिलता जुलता रंगमंच कर सके। वो उन्हें अपने एरिया में जहाँ वो बिलोंग करते हैं वहां की जरूरत के मुताबिक इवॉल्व करना है। तो ये सब के लिए मुझे फिर आई वेंट बैक टू पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर में मैंने कहानियां जो थी उनको अडॉप्ट करना शुरू किया। गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी की कहानी थी भाभी मैना, वीना वर्मा की कहानी थी रजाई, देन एक वरियाम संधू की कहानी थी 9-12-10, देन बलदेव धालीवाल की कहानी थी साडा जगों सीर मुखिया। इन सब की एडाप्टेशंस की। इसमें मैंने स्टूडेंट्स के टैलेंट को ढूंढ के उनके टैलेंट से मिलते जुलते सब्जेक्ट मैटर और कैरेक्टर्स लेके जिसमें वो अपने आप को एक्सेल कर सके, और इम्प्रोवाइजेशंस के साथ हम उस सब्जेक्ट को इवॉल्व कर सके। खाली कहानी इनेक्ट नहीं करनी कि जो एज इट इज कहानी है उसको मंच के ऊपर इनेक्ट कर दीजिए, नहीं, उसके साथ आप आपकी जिंदगी में कुछ घटा है, आपके आसपास कुछ हो रहा है, उसके साथ मिलते जुलती सिचुएशंस आपके पास हैं, आप हमसे शेयर कीजिए, मंच पे प्रस्तुत कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए। अगर वो फिट बैठती हैं तो हम उसको उसी कहानी का हिस्सा बनाते हैं। तो ये इसमें वो सभी राइटर्स थे, सभी डायरेक्टर्स थे, सभी एक्टर्स थे, एक नई तरह की थिएटर की भाषा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो वो इतना मजेदार। हाँ जी, हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े। मैं इनको एक बार वेलकम कहना चाहूंगी। विनय जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बबली जी, हरविंदर कौर बबली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो लिख रही हैं कि मेरी टीचर हैं, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स टू हरविंदर कौर बबली जी। और निरुपमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इरशाद मासूम जी हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं। बलकार सिद्धू सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शबीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लिख रही हैं कि आपके साथ उन्होंने काम किया, बहुत एंजॉय किया उन्होंने आपके साथ काम को। अशोक कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोमी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। राजीव जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं प्रतिमा जी आप बहुत और प्यारी इंसान है, कभी बस मौका नहीं मिला आपके साथ काम करने का। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ। I love your talent. I'm really a fan of you. मैं हरविंदर बबली की फैन हूँ। मैं सिद्धू साहब की, बलकार सिद्धू जी की फैन हूँ। उन्हें ये जरूर बताना जरूरी है मेरे लिए, बिकॉज वो इतने खुशदिल इंसान है, इतना टैलेंट भरा हुआ है। और प्रतिमा मेरे हस्बैंड की को एक्टर रही हैं, तो आई हैव वॉच्ड हर फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स एंड आई एम रियली रिस्पेक्ट हर टैलेंट। और उन्होंने जो बोला उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग दैट डे। थैंक यू मैम। शगुन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कविता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। मिप्सिम जी हमारे साथ जुड़े हैं लद्दाख से, वहाँ रंग काम कर रहे हैं, लद्दाख में NSC ग्रेजुएट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। प्रतिभा मैम थैंक यू जुड़ने के लिए। युवराज, सारे पुरानी यादें ताजा हो गई। निर्मला धर हमारे साथ जुड़ी हैं, कश्मीर में इनका एक लेजेंड कहा जाता है, बहुत बड़ी अदाकारा है कश्मीर की आजकल देहरादून में। निर्मला धर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषि शंकर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर हैं, आकाशवाणी में हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी को। मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मुझे लगता है जैसे आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन रहा है,
तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है कि अगर आपका प्रोफेशन या आपका पैशन है, आप जो आप शिद्दत से करना चाहते हो, तो ये ब्लेसिंग्स हो जाती है। आप क्या कहेंगी? मैं इसके बारे में यही कहूंगी कि मैं पिछले 65 साल से थिएटर में हूँ, बचपन से लेके आज तक, और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि वक्त कैसे गुजर गया, मुझे पता नहीं चला। मैं जब ये लर्निंग प्रोसेस आपको बताया, अभी जब मैं प्रोडक्शंस करना शुरू किया तो मैं सुबह से लेके मिडनाइट तक अपने विद्यार्थियों के साथ रहती थी। कभी उन्हें अपने घर ले जाती थी, रिहर्सल के बाद हम लोग रिहर्सल नहीं करते थे, प्ले के बारे में डिस्कस करते रहते थे, कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते रहते थे। जब रिहर्सल्स के दौरान काम नहीं हो पा रहा था एक्टर से, तो उन काम बंद करके कॉफी हाउस जाके हम कुछ भी बातें कर रहे थे, और उनको उनकी मानसिक स्थिति तक लेके जाने के लिए उनके पास बैठ के उनके साथ वो बातें करनी जो उनके दिल के बहुत करीब हों, उनके घर की बातें, उनकी अपनी जाती जिंदगी की बातें, या उन्होंने कोई बहुत कुछ उस दिन का इंसिडेंट देखा है उसके बारे में। ये नहीं कि मैं कोई होमवर्क दे रही हूँ अपने एक्टर्स को, मैं खुद वो होमवर्क ले लेती थी और उनके साथ वो बातें करनी शुरू कर देती थी, ताकि उनको उस मानसिक स्थिति पे लेके जाया जा सके जो उनके पात्र के बहुत नजदीक हो, और जो नाटक की जो मूल प्रवृत्ति है, मूल भावना है, उसके साथ कहीं वो पात्र जुड़ पाए। वो उनको बिना पता लगने दिए मैं ये सब काम करती थी, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे जिनको मैंने रोल बांट दिया और आके मैं एक कोने में बैठ के ही रिहर्सल देखने के लिए वो कुछ भी करते रहे। जब पैकअप हुआ, खत्म हुआ टाइम, तो उठ के घर चले गए, अगले दिन फिर आके अपनी डायरी में नोट्स लेने लगे, वो कर रहे हैं। नहीं, it was a challenge for me to extract new things every day from my actors, और ये पैशन के बिना संभव नहीं है। रात के 2-2 बजे तक अपने एक्टर के साथ मैं पूरी क्लास को घर ले जाया करती थी, और जमीन पे बिस्तर लगा के वो सब लेटे हैं, बैठे हैं, और हम बातें कर रहे हैं। सुबह 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, कहते हैं 2 घंटे सो लो, फिर चलते हैं डिपार्टमेंट। वो अपने हॉस्टल चले जाते थे, करते थे, फिर पहुंच जाते थे। और इस दौरान माय हस्बैंड वाज आल्सो लाइक फ्रीलांसिंग। मेरी शादी हो गई, तो जो मैंने प्रोडक्शंस की, शादी के बाद थिएटर की प्रोडक्शंस जो भी की, तो मैं दिल्ली से पटियाला की 5 घंटे की जर्नी 25-26 साल तक करती रही हूँ। हर फ्राइडे को मैं वहां से बस पकड़ के आती थी, हर मंडे को वहां वापस जाती थी, और मंडे से लेके फ्राइडे तक अपना थिएटर डिपार्टमेंट की I was heading the department also. I was Dean Faculty of Art and Culture also, and I was doing theatre productions along with my students also. And my husband was in Delhi, and I was coordinating between him, taking my child also into here in the buses and in the trains. उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया तो वो दिल्ली छोड़ के उसको आती थी। सुबह 6 बजे उसे जगाया करती थी कि उठो, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें एग्जाम देने जाना है। फोन पीसीओ पे, फोन पे जगाने जाया करती थी। बट इट वाज पैशन ऑफ थिएटर व्हिच आई थिंक मेड मी कीप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और उसमें थिएटर की एंड आई वाज डीप इनटू थिएटर एंड दैट केप्ट मी अलाइव। उसमें मैंने जो प्रोडक्शंस की, ये जो स्टोरी राइटर्स मैंने बताए आपको, पंजाब के बेस्ट स्टोरी राइटर्स की कहानियां हैं, और उनमें से ज्यादातर स्टोरी राइटर्स वो देखने के लिए पहुंचते थे नाटक को। और गुरशरण सिंह जो फादर फिगर पंजाबी रंगमंच के थे, वो एक प्रोडक्शन देखने आए तो रोने लग गए प्रोडक्शन के बाद, कहते मैं पंजाबी नाटक का शिखर देख रहा हूँ। क्या बात। इस तरह के रिस्पॉन्सेस मिलते थे, तो कहीं वो अंदर का जुनून जो था वो, और उसको एनकरेजमेंट मिलती थी चलने के लिए, करने के लिए। It kept on going. Then in 80s also, when my husband shifted to Delhi, so then I wrote a play, Kumar Swami, which got us a little bit of recognition. और वो नाटक जो है उसको आकाशवाणी अवार्ड जब मिला, साहित्य कला परिषद अवार्ड मिला, उसकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, और then somehow I felt that yes,
we are on a path which definitely is meant for me, and I may not be able to live without it. मैंने बहुत बार सोचा भी कि छोड़ दूं नौकरी, लंबी छुट्टी ले लूं, पर नहीं हो सका मेरे से, बिकॉज जो थिएटर का पैशन था, जुनून था, it kept me alive somehow. क्या बात। मैम अभी अवार्ड्स की बात की तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट इंडो सोवियत रशियन फिल्म फेस्टिवल में आपकी फिल्म चिड़ियों को चंबा को अवार्ड मिला है। साहित्य कला परिषद में आपके उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको अवार्ड मिला है। आकाशवाणी अवार्ड मिला है आपको आपके लेखन के लिए। राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार मिला आपको फिल्म एवं टेलीविजन में आपके योगदान के लिए, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि अवार्ड तो मिल जाता है लेकिन उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि चीज पे कायम रहे या उससे और ज्यादा हो कहें, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जब कोई अवार्ड मिला तो मैंने अपने आप को खुद और मुझे लगा मैं डिजर्व नहीं करती हूँ जो मुझे मिला है। ये कैसे मिल गया, हैरानी होती है। जिस फिल्म में भी मुक्ति भवन में जो रोल किया था उसके लिए एनडीटीवी ने हमारी परफॉर्मेंसेस को 10 बेस्ट परफॉर्मेंसेस में रेट किया था, मेरे और मेरे हस्बैंड की। तब भी शौक लगा था, लगता था कहीं वी आर स्टिल बिगिनर्स, वी स्टिल डोंट नो मच अबाउट दिस फील्ड, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग, देयर इज सो मच, इतना बड़ा समुंदर है, अभी हम किनारे पे खड़े हैं, तो अभी तो हम किसी अवार्ड के हकदार नहीं हैं। तो और अपने आप को हल्का, और मैं जब प्रोडक्शन होती थी एज अदाकार के तौर पे, जब मैं मंच के ऊपर अपना सब कुछ उंडेल के जब प्ले खत्म होता था तो मैं सीधा भाग के ग्रीन रूम में जाती थी और रोने लग जाती थी। I didn't want to face my audience. I was such a shy person. और जब अवार्ड्स मिले तो मैं लोगों की तरफ देखने लग जाती हूँ कि शायद नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, पर हुआ है तो मिला है, तो मैं उसे बहुत अपने क्या कहूँ उसको, इन ऑल हम्बलनेस में ये कहूंगी कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैम आपने टेलीविजन किया, आप रंगमंच से जुड़ी रही, आप सिनेमा से जुड़ी रही, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कौन सा ऐसा मीडियम है जो आपको लगा कि बहुत चैलेंजिंग है और लेकिन एट द सेम टाइम आपको वो करने में बहुत मजा आया, और जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करते हैं वहां आपको सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिली हो? काजल, ऐसा है कि जो नए मीडियम आते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में, बदलते वक्त के साथ, तो उसके साथ साथ हम नई दिशाएं, नए रूप ढूंढते हैं, तलाश करते हैं और उनके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जरूरतें बदलती हैं, हमें उन जरूरतों के मुताबिक अपने आप को ढालना होता है और हम बड़ी आसानी से ढाल लेते हैं। जो थिएटर था पहले, ये लाइव होने के कारण एक पावरफुल मीडियम है था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो नए मीडियम्स आ गए हैं वो ज्यादा ऑडियंस तक हमें पहुंचा रहे हैं, और उसमें इस तरह की सुविधाएं हैं कि हम दर्शक तक इतनी चीजें और पहुंचा सकते हैं जो हम थिएटर के जरिए नहीं पहुंचा सकते थे। हम और इंटीमेट हो सकते हैं, क्लोजर मीडियम है और मसमरेजी मीडियम है, और ये सबसे बड़ी बात है, ये पैसा देने वाला मीडियम है। तो अब थिएटर की जो इम्पोर्टेंस है वो तो कम कभी हो नहीं सकती। अब थिएटर एक रियाज का मीडियम है हमारे लिए, थिएटर प्रैक्टिस का मीडियम है, जिसमें बिकॉज आप 2 महीने 2.5 महीने रिहर्सल करते हैं, आप कैरेक्टर्स के अंदर इस कदर तक पहुंचने का मौका मिलता है जो आपको टेलीविजन या सिनेमा में उतना वक्त नहीं होता कि आप उस कैरेक्टर को समझ सकें, पढ़ सकें, अपने अंदर रचा सकें और परफॉर्मेंस कर सकें। पर अगर आपने थिएटर किया है तो ये सारा थिएटर आपके काम आता है, आप वो सब कुछ आप कर पाते हैं जो और अदाकार जिन्होंने थिएटर नहीं किया होता वो नहीं कर पाते। वो पात्र की मनोस्थिति को समझ सकते हैं, पात्र की मनोस्थिति की कई तहों तक पहुंच सकते हैं,
नाटक के साथ उसका क्या रिश्ता है, फिल्म के साथ उसका क्या रिश्ता है, और दूसरे पात्र के साथ क्या रिश्ता है, उसमें सबटेक्स्ट का क्या महत्व है, जो डायलॉग्स में नहीं है वो सब पहुंचाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है। ये सब बातें तो थिएटर हमें सिखाता है जब हम 2 महीने रिहर्सल करते हैं। हर रोज हमें नई चीजें मिलती हैं कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसमें ये भी किया जा सकता है, ये इस लहजे से बोला जा सकता है, ये पात्र के साथ ये रिलेशनशिप का मुझे पता नहीं था, ये रिश्ता कायम हो तो ये सब कुछ बदल जाएगा। वो सब हर रोज रिहर्सल में नई नई चीजें जब हम ढूंढते हैं तो हम उस पात्र की तहों तक पहुंचने की आदत डाल लेते हैं। जैसे नृत्य और संगीत वाले 6-6 घंटे रियाज करते हैं, अब अदाकार रियाज करने कहाँ जाएगा, वो तो थिएटर में जाएगा। और थिएटर में जब वो उसको अगर वो फिल्में कर रहा है 2-3 तो उसको एक प्ले अगर कर लेता है तो वो एक प्ले उसके अंदर को ऑयलिंग करने के लिए, उसकी मन को, उसके शरीर को, मतलब सिर्फ योग करना, फिट रखना अपने आप को, अपनी वॉइस एक्सरसाइजेस करना और फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, ये काफी नहीं है। थिएटर वो जगह है जहां आप पात्र को, कहानी को ढूंढ सकते। क्या बात। और वो जो आप ढूंढते हो वो आप टेलीविजन और फिल्म में पा सकते हो। और क्योंकि फिल्म और टेलीविजन आपको पैसा देता है, आपको एक्सपोजर जो देता है, आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, तो वो आपके लिए जरूरी बन जाता है। क्योंकि थिएटर ने ना कभी पैसा दिया था, ना कभी आपके लिए पैसे का साधन बना था, ना कभी बना है और ना ही कभी बनने वाला है। ये इसको गवर्नमेंट के पैट्रोनेज मिले, गवर्नमेंट के पैट्रोनेज के बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही। हमारे साथ कश्मीर से अय्याज आरिफ साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघव प्रीति हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे जो लेजेंड्स, जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ काम किया, चाहे वो गुलजार साहब हों, विशाल भारद्वाज हो, दीपांकर बनर्जी साहब हो, उनके साथ काम किया आपने। इंग्लिश मूवी भी की है, हॉलीवुड मूवी भी की है, द प्राइड एंड द ग्रू। तो मैं आपसे आपका अनुभव जानना चाहूंगी। मैं खुशनसीब रही हूँ कि थिएटर के लेजेंड्स के साथ, बहुत से के साथ काम नहीं किया, पर उनको काम देखने का मौका मिला। कुछ के साथ जो बहुत करीब से ऑब्जर्व करने का मौका मिला, उनमें शंभू मित्रा जी हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को बहुत नजदीक से समझने का, हबीब तनवीर जी को बहुत नजदीक से समझने का मौका मिला। मोहन महर्षि जी मेरे हस्बैंड के अध्यापक थे, तो उनको बहुत करीब से जानने का मौका मिला, उनकी अप्रोच, उनकी सोच, आई हैव बीन थ्रू इट। और मैंने बहुत सी चीजों को अपने थिएटर में अपनाया भी। लाइक जिस तरह से हबीब तनवीर जी या शंभू मित्रा जी एक रॉ एनर्जी लेके आते हैं थिएटर में, मैंने अपने स्टूडेंट्स को फार्मर्स सुसाइड पे, मैं फिल्म पे बाद में आती हूँ, ये चीजें मुझे याद आ गई हैं तो मुझे लगता है मैं भूल ना जाऊं। तो फार्मर्स सुसाइड पे काम कर रही थी और किसी सब्जेक्ट पे भी काम कर रही थी, तो मैंने उनको उस फील्ड में, उन लोगों के बीच में भेजा, उन गांवों में भेजा, उनको बोला 15 दिन के लिए उनको कैमरा दिया कि आप जाओ, अब उनको रिकॉर्ड करो, उनके साथ रहो, वहां सो, उनके साथ खाओ पियो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के आओ, और फिर मेरे पास 15 दिन बाद मिलते हैं। तो 15 दिन बाद जब हम मिले तो मुझे हबीब जी बहुत याद आए। वो उन लोगों के बीच में रह के काम करते थे, उन लोगों के बीच खाते पीते सोते थे। तो जब वो स्टूडेंट्स वापस आए, उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम्स जो हैं वो, दे वर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स व्हेन दे केम बैक। उनमें से बहुत से लोग रो रहे थे और मैंने उनको बोला जो आप देख के आए हो वो मुझे इनेक्ट करो, स्टेज पे जाके इम्प्रोवाइज करो। उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, इट बिकेम सच इंटेंस ड्रामेटिक सिचुएशंस बनी, उसको हमने प्ले में शामिल किया। That play became one of the landmarks in Punjabi theatre, according to the critics who saw it
and the play got them international intervarsity national intervarsity award also when they did it in their youth festival, जबकि मैंने उनको यूथ फेस्टिवल के लिए तैयार नहीं करवाया था ये play। इसी तरह भाभी मैना में एक विडो और एक 10-12 साल के बच्चे के बीच में रिलेशनशिप है, उसको खेलने के लिए मैंने उन लोगों को उस अवस्था तक ले जाने के लिए उनको दोनों को बोला कि आप अपनी लाइफ की हर चीज शेयर करो, अपने घर की सब एक दूसरे के साथ बच्चे के तौर पे, ताकि एक ऐसा संबंध बन जाए जो अनब्रेकेबल लगे और वो औरत मर्द का रोमांस भी लगे और बच्चे का रोमांस भी लगे और एक ऐसे सररियलिस्टिक अवस्था तक उनको पहुंचाया जा सके जहां वो यथार्थ के परे एक नया यथार्थ पैदा कर सके अपने लिए। वो सब चीजें जो थी वो मैंने इन जो हमारे बहुत बड़े बड़े नाम है थिएटर के उनको ऑब्जर्व करके उनके साथ काम करके नहीं। और जब टेलीविजन में काम किया, जब मैंने गुलजार साहब के साथ, विशाल जी के साथ, दिवाकर जी से के साथ काम किया, उससे पहले 80 से लेके 93-4 तक 14 साल हम लोग टेलीविजन कर चुके थे। टेलीविजन से मेरा संबंध 74 से जुड़ा जब मुझे कहा गया कि आप एक एंकरिंग करोगे प्रोग्राम की, डोगरी की पद्मा सचदेव जो राइटर है उनकी इंटरव्यू करनी थी। मैं रेडियो वॉइस रिजेक्ट हो चुकी थी और मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था कि मुझे क्यों बोला गया है। तो पहली बार महसूस हुआ कि शायद इस आवाज में कुछ और है जो वो तो नहीं है। उसके बाद से 79 ऑनवर्ड्स में दूरदर्शन के साथ जुड़ी रही, उनके साथ कुछ प्लेस किए। मेरे एक स्टूडेंट थे जो मेरे हस्बैंड के भी स्टूडेंट थे, रवि जी, वो प्रोड्यूसर थे, उनके साथ वहाँ प्लेस किए। गुरचरण चन्नी जी के साथ के लिए प्ले लिखा, स्क्रीन प्ले लिखा। वो मेरे बैचमेट थे, मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज में। तो ये प्रोसेस जो था इसने मुझे इंट्रोड्यूस किया टू दिस टेलीविजन मीडियम एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। A new kind of reality was emerging before me in the field of art. और फिर हमने जब मेरे हस्बैंड ने रेपर्टरी NSD रेपर्टरी छोड़ी तो फ्रीलांस टेलीविजन डायरेक्टर वो बने, तो हमने बहुत से सीरियल्स, अफसाने, हैप्पी बर्थडे, रानी कोकिला, वेद व्यास के पोते, वो लड़की, महासंग्राम, ये इश्क नहीं आसान, सदाए वादी और पता नहीं क्या क्या, इतने सारे। उनमें से कुछ के हमें इतने तब दूरदर्शन होता था खाली, दूसरे चैनल मेट्रो होता था खाली। तो that was one of the best productive period of our lives जब हमने ये किया। हमें जो फैन लेटर्स आते थे वो आम फैंस के नहीं आते थे, जैसे आजकल फैंस फॉलोइंग होती है आपकी। जैसे महानगर का जनरल मैनेजर है, उनकी चिट्ठी आ रही है हमें कि ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा, आपको रिलेट करते हैं इससे। उस तरह के इतने सारे थे, बताने लगूंगी तो अपने आप थोड़ा we felt so humbled and so good that हमारा काम देखा जा रहा है, जो थिएटर में ऐसा नहीं था। और वो सब हो रहा है, ये सब होते हुए तो अचानक सडनली एक दिन, क्योंकि ये फिल्मों की कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक एक फिल्म के बारे में आपको बताने लगूं, एक एक सीरियल के बारे में बताने लगूं, तो आई हैड सो मेनी स्टोरीज रिलेटेड टू इट। कि चिड़ियों का चंबा फिल्म देख के एक लड़की घर से भाग गई, अखबार में खबर छपी और पुलिस स्टेशन चली गई, कह रही मैंने चिड़ियों का चंबा देखी है फिल्म, मैंने अब घर नहीं जाना, बताओ मैं क्या करूं। इस तरह की रानी कोकिला की थी। तो वो देख के मैं बस में जा रही थी, पटियाला से दिल्ली आ रही थी, तो मेरे साथ एक पैसेंजर थी जो बहुत बूढ़ी थी, एक गांव की लेडी थी।
तो वो मेरे तरफ लगातार देखते देखते बोलती है कि पुत्र तू ही है ना जिन्हें कुड़ी नू छुड़ाया सी। हाय तू बहुत चंगा काम किया ती, तू बहुत चंगा बहुत अच्छा काम किया तू, मां सदके मां वारी पुत्र मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ आ कुड़ी छुड़ा के लियांदी है ने। इस तरह के इंसिडेंट इतने हैं। देर वाज दिन महासंग्राम में वो जो राजेंद्र जी सिंह जी हैं जो पानी के मूवमेंट से रिलेटेड है, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड वो सीरियल था। तो देयर विमेन जो लोग औरतें हमारे साथ जुड़ी, वो जिस तरह से कहानियां बताती। हमारे साथ अयाज आरिफ साहब कश्मीर से लिखते हैं, आपका एक सीरत था अफसाने, वो बहुत ही अच्छा सीरियल, बहुत वंडरफुल। जी जी जी, उसमें अलग अलग कहानियां थी, कोई महाराष्ट्र की थी, कोई बंगाल की थी, कोई उत्तर प्रदेश की थी। एक लास्ट स्टोरी जो थी यूपी का एक कपल है, उनकी बेटी बचपन में, उसमें 20 साल बाद चिट्ठियां डिलीवर की जाती हैं जो 20 साल पहले लिखी गई हैं। तो माहौल बदल गया, हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, और वो चिट्ठी हर एक जगह क्या क्या गुल खिलाती है उसके ऊपर बेस्ड थी। तो वो अलग अलग कहानियां बन जाती थी। तो उन्हीं के लिए मैंने आपको बताया था कि बहुत पसंद किया गया था। जी, आपने हॉलीवुड प्राइड एंड द गुरु, द प्राइड एंड द गुरु, प्राइड एंड द गुरु। Yeah. The Pride and the Guru, I had only 1 or 2, 3 scenes roles. Just got them because it was happening in Delhi. तो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। Then I did one Danish Kanowski's film also, The Tiger, जो नो मैन्स लैंड वाले हैं जिनको ऑस्कर मिला था। तो ये इन लोगों के साथ काम करने का जो तरीका था वो और काम करने का जो एक्सपीरियंस था, that was I think so enriching for me, that I more than getting something from them, I was getting something from my own character. I was deeply watching how they are doing, and they were so simple people, so simply behaving, so simply finding the cinematic language from the environment, from the ground, from the space they were using. जो स्पेस क्रिएट कर रहे थे वो अपनी कैमरा प्लेसमेंट, मैं वो सब, क्योंकि मैं टेलीविजन फिल्म मेकिंग में जुड़ी हुई थी तो मेरा ध्यान ज्यादा उस तरफ था। और जो मैं करती थी, बिकॉज उनको टिपिकल इंडियन फेसेस और टिपिकल इंडियन बिहेवियर चाहिए था, that was inherent in us. I think they didn't have to do much to expect all those things from us. As far as गुलजार साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने काम देखा था शायद टेलीविजन पे, तो सडनली he called himself, उनके असिस्टेंट थे या कौन थे, उन्होंने बोला गुलजार साहब खुद बात करना चाहते हैं आपसे। तो उन्होंने मुझे पंजाबी में बात की कि नवदिंदर मैं ਜਿਹੜੀ नवी फिल्म कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक कैरेक्टर लिखा है, ਤੇ मैं जिस ਵੇਲੇ लिख रहा सी ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ कैरेक्टर ਤੁਸੀਂ कर सकते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ करवाना है, ਤੁਸੀਂ करोगे। Like for me this was I had never expected in my wildest dream कि वो डायरेक्टर जिन्हें देख देख के हम बड़े हुए हैं, जिनसे हमने पोएटिक एक्सप्रेशन सीखा है, जिनसे हमने इमोशनल और सिनेमैटिक लैंग्वेज के मायने सीखे हैं, जिनका काम देख देख के जो हमारे आइडियल रहे हैं, वो सडनली हमें ये कह रहे हैं, तो ना करने का तो सवाल ही नहीं था। बल्कि कई दिन ये नशा जादू चढ़ा रहा मेरे पे कि गुलजार साहब ने मुझे खुद फोन किया है, बुलाया है, 15 दिन के लिए काम था, और जिस तरह से वो सेट पे बिहेव करते थे, मुझे लगा ही नहीं कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। बारिश हो गई, मुझे मेरा 4-5 सीन का रोल था, मुझे पूरी स्क्रिप्ट दे दी कि नवदिंदर ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ो, मैं तुमसे पूरी स्क्रिप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ,
I want you to give your opinion about it. तो मैं हैरान, I could never expect it. जब काम कर रहे तो सीन हो रहा था तो मैं रोटी के पेड़े बना रही थी, अचानक काम चल रहा था, अभी सीन नहीं था, तो मुझे लगा परात खा लिए, मैं पेड़े बना के रख लेती हूँ, मैंने उसमें पेड़े बना के रख लिए. तो suddenly he was watching me, observing me, came to me, he sat beside me और कहते कितने खूबसूरत पेड़े बनाए तुसी, हाय देखो, come see, just to make me feel at home in that environment. जो मुझे महसूस हुआ कि ये इसलिए, और पर उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया. I felt so good कि अच्छा मुझे ये भी देख रहे थे कि मैं पेड़े बना रही हूँ. तो and one of the major scenes, जो the use of लाठी in that scene, use of my hand, जो कांपता हाथ था, like my tone of my speech, कि गुरुद्वारे जावांगी, मत्था टेक के आवांगी, प्रसाद लेके आवांगी, वो it came so natural to me. तो इस सेट के मुझे यही टोन चाहिए, वो टोन चाहिए. और वॉक की रिदम और वो टोन, वो कैसे आई, वो मुझे उस पात्र की मानसिक अवस्था तक ले गए. शायद मैंने खुद नहीं ढूंढी, शायद उन्होंने ही ढूंढी मेरे अंदर से. वो तो बरसात हो रही है तो मुझे कह रहे हैं आप की करिए ना, नवनिंदर मींह पै गया. तो ऐसा जो मैं करती थी बिना सोचे, मैंने कहा मुंडाज की शॉर्ट्स कर लेते हैं सर. हाँ बुलाओ तब्बू को बुलाओ, उसको बोलो टोकरा लेके उधर जाए, चले करे. तो इट्स नॉट दैट कि मेरे कहने पे, ही वाज पर्सन लाइक who mingled so much, became part of his team, his people, that you could not do anything but deliver your best. True, very true. As far as विशाल भारद्वाज की बात है, उनके साथ मैंने सीरियल किया गुब्बारे, फिल्म में नहीं कर पाई, सीरियल किया गुब्बारे. वो भी उन्होंने मैसेज भेजा. असल में जो रिकॉर्डिंग्स थी हमारी फिल्मों की, टीवी फिल्मों की, वो विशाल जी ने की थी और गुलजार साहब को दी थी. तो विशाल जी कहते कि नरविंदर मुझे आपके साथ काम करना है. तो इट वाज अ वॉक इन अ सीरियल. I went there and it was the same process because विशाल जी और गुलजार जी आपस में इस तरह से associated थे that it was so wonderful, so wonderful working with him. Divakar is like I was his fan since his first film. So in fact my son was assisting him in this film. तो उसने बोला कि मम्मा आपको ऑडिशन देनी है कैरेक्टर के लिए, मैंने दे देती हूँ. तो वो ऑडिशन दे दी. तो उसने कहा कि ये कौन है, इनको बुला के लाओ. तो किसी ने और ने कहा, कनू ने नहीं बोला, मेरे बेटे ने बोला ये कनू की मम्मी है. तो सर के मुझे तो यही चाहिए थी, कनू की मम्मी है तो क्या हुआ, इनको बुला के लाओ. So that's how I got that role. Then विकास की क्वीन में इंटरेस्टिंग ये हुआ कि एक दो सीन का रोल था, but that also was seen. For me it was very important कि वो भी देखा गया और पहचाना गया, लोगों ने याद रखा वो सीन कि बादाम वाली ये है वो. मैं तो क्वीन में जो फ्रांस में सीन है, कंगना फ्रांस जाती है तो वहाँ फैमिली से मिलती है, तो वहाँ वो विकास ने मुझे कॉस्ट्यूम ऐसा दे दिया that became the character and that character came naturally to me. हाँ मैं मर जा, हाय मेरी तीनों की हो गया, मेरे बच्चे की हो गया, हाय रब्बा की बनेगा इदा. तो फिर उसको कितने पैसे देने, कितना शगुन देना, वो सारा कुछ इतना नेचुरली मुझे आ गया उस कॉस्ट्यूम के साथ. उसने वो वेस्टर्न कॉस्ट्यूम मुझे पहना दिया जिसमें वो फ्रेंच भी बोलती है लेडी बीच में.
तो और वो इतना कि वो एक सीन का कैरेक्टर बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग इन द फिल्म एंड देन मुक्ति भवन हैपेंड एंड इट was one of the turning points of my film career, and it's so close to my heart that Lalit में उसने मेरा सेंट्रल कैरेक्टर किया था and I was playing his moves and it was I don't know मैंने वो कैसे किया, it also came naturally to me. I just went into that space and I in fact थिएटर करने के कारण ना जो एक थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट है कि एक जब थिएटर में होते हैं तो एक स्पेस है जहाँ एक्टर्स होते हैं, जहाँ एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सेकंड स्पेस है जहाँ ऑडियंस बैठती है। तो दोनों स्पेसेस का जब इंटरेक्शन होता है, एक स्पेस की दूसरी स्पेस तक पहुंच होती है, जब ऑडियंस उसमें जुड़ जाती है, मिल जाती है, तो एक थर्ड स्पेस क्रिएट हो जाती है। ऑडियंस और एक्टर्स मिलके एक थर्ड स्पेस क्रिएट करते हैं, जहाँ ये सब उनको लग रहा है कि हैपन हो रहा है, जहाँ वो इकट्ठे हैं, एक दूसरे में मर्ज हो। वो जो स्पेस का कॉन्सेप्ट था वो शायद नेचुरली थिएटर के कारण हम में आ रहा था। दैट स्पेस is always created whenever you are doing theater or you are doing television or you are doing cinema, because acting तो acting है, प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन है, मीडियमशिप से और कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उस मीडियम की जरूरत के हिसाब से कुछ टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या बात, such an amazing शबीर मुजाहिद जी कश्मीर से लिखते हैं कि आपका जो आपका अफसाने सीरियल था, कश्मीरी में उन्होंने उसको अपनी आवाज दी थी, कश्मीरी लैंग्वेज में, एंड ही हैज रिटन कि आपने कश्मीर के लिए रिमार्केबल जॉब किया है, डीडी कश्मीर के लिए। जी, डीडी कश्मीर के लिए बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। तो इट वाज सच एन अमेजिंग जर्नी आपकी। बस चलते चलते मैं ये चाहूंगी कि जो यंग परफॉर्मर्स है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है मैंने सब कुछ अपने जर्नी बताने के दौरान कह दिया है। यंग आर्टिस्ट को, यंग थिएटर वर्कर को, यंग किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के फील्ड के आर्टिस्ट को मैं यही कहूंगी कि चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, कन्विक्शन के साथ, पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ रास्ते अपने आप करते चले जाएंगे। क्या बात, क्या बात मैम, इतना अच्छा लगा ना, इट वाज सो एनरिचिंग सेशन आपके साथ, यहाँ पे मजा आ गया। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड इट्स अ प्रिविलेज कि आप हमारे इस मंच पर आई मैम। हार्टफुल थैंक्स टू यू, थैंक यू मैम। Thank you so much, Mita. It's my pleasure, my privilege, and thank you so much for inviting me. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. और हमारे साथ जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारा जो कल एक सेशन है, कल दोपहर में 12 बजे होगा, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे मीडिया कम्युनिकेटर हैं, पद्मश्री पेंटर हैं, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से जुड़े हुए एमिनेंट ऑथर है, एमिनेंट नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट है, व्हाट नॉट, ही इज एमिनेंट पेंटर ऑल्सो, एंड कश्मीर से ताल्लुक रहा है उनका, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रहा है। एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का, प्राण किशोर कौल साहब कल हमारे साथ दोपहर 12 बजे जुड़ेंगे और आप लोग हमसे जुड़िएगा कल 12 बजे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और शुभ रात्रि।